Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 12th physics. टॉपिक है आपका डायलैक्ट्रिक्स. एक्चुअल में डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डायलैक्ट्रिक्स एक टाइप से हम बोल सकते हैं बेसिकली इंसुलेटर टाइप होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये जैसे हम ये बात करें कि जो डायलैक्ट्रिक्स है उसके अंदर जब भी हम चार्ज को फ्लो करने की कोशिश करें, तो चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है ये उसको अलाउ करते हैं. दैट मीन्स इंटरेक्शन जो है वो अलाउड है और फ्लो ऑफ चार्ज अलाउड नहीं है. इस तरीके से तो मेन हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली they are insulator do not allow electricity but permit इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. यानी कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको तो अलाउ करता है और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, इस तरीके से. तो बेसिकली क्या है, ये आपका दो टाइप का होता है. दो टाइप में क्या होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और आपका सेकंड होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है वो एक बार क्लियर करते हैं. पोलर में क्या होता है, जैसे मान लिया कोई भी एक आपका मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है कोई भी, उसमें आपके दो टाइप के चार्ज होंगे, जैसे हम बोल दें पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे ये एक शेप ले लेते हैं हम मॉलिक्यूल की, तो इसके अंदर क्या होगा, पोलर में नेगेटिव साइड अलग प्रेजेंट होगी और पॉजिटिव साइड अलग प्रेजेंट होगी. यानी कि हम बोल दें आपका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज does not coincide with center of positive charge. इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर कोइंसाइड्स. अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम मान लिया शेप लें, तो इस तरीके से जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मान लिया मैं बोल दूँ यहाँ पे नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव होगा ना वो इसी के साथ, इसी के ऊपर, जैसे मैं बोल दूँ ऐसे इसका ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरीके से. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं दोनों. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मान लिया ये ऐसे प्रेजेंट होंगे तो इनके बीच में जो आपका डाइपोल मोमेंट है, देखो यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन नहीं हो रही है क्योंकि वो एक ही जगह, डाइपोल नहीं है तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि P इट बिकम्स इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव है, इनके बीच में सेपरेशन है. तो सेपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन होती है.
डायपोल फॉर्मेशन होगी और आपका ये जो डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट, वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनका बिहेवियर ऐसे होता है। अब चेक करते हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या हो। देखो पहले हम बात करते हैं पोलर की। पोलर में हमने क्या किया, जैसे मान लिया एक पूरा स्पेसिमेन ले लेते हैं, मैं बात करूं ये हमने ले लिया कोई पोलर। इस पोलर में क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये यूं नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मान लिया यूं नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ बोल दें नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ बोल दें नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कि पोलर में सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो रेंडम होती है। और रेंडम होने की वजह से क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, मान लिया वो P जो है आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से, जैसे आपके चार्जेस की डायरेक्शन रहती है हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे डायरेक्शन अलग आएगी अलाइनमेंट, कहीं मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट अलग है तो वहाँ पे डायरेक्शन अलग। तो जब ओवरऑल फील्ड वो निकालते हैं ना आपका डाइपोल मोमेंट, तो उसकी नेट वैल्यू नहीं आ पाती यहाँ पे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रेंडमली ओरिएंटेड है, इनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, एक शेप में नहीं है ये। तो ये तो होता है पोलर में। लेकिन क्या करें, जब मान लिया इस पोलर डाइलेक्ट्रिक पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, हमने बोल दिया कि मान लिया अभी हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मान लिया यहाँ पॉजिटिव रखा होगा, यहाँ नेगेटिव रखा होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये फील्ड के साथ अलाइन करेंगे, क्योंकि फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इनके जो नेगेटिव सेंटर हैं, नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं वो तो आ जाएंगे पॉजिटिव के साइड, और जो पॉजिटिव के सेंटर हैं वो आ जाएंगे नेगेटिव की साइड। तो हो क्या जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे हम बोल दें, यहाँ पे इसको अगर स्ट्रक्चर इसका दोबारा से देखें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड चला जाएगा, ऐसे करके ये अलाइनमेंट हो जाएगी इस तरीके से। ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो इनकी परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आपका आ जाता है यहाँ पे। अभी एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे, नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में तो अगर हम बात करें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ, जैसे मैं बोल दूं ऐसे रैंडम में, यहाँ नेगेटिव और इसी के साथ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और इसी के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहीं पे, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे ही, नेगेटिव पॉजिटिव एक ही साथ। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ तो डाइपोल ही नहीं हो रहा, क्योंकि डाइपोल में हमने क्या बोला था, दो चार्ज होंगे सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन देम, तो वो सेपरेशन नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही हम ये फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, मान लिया यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव, तो ये जो आप इनके ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। तो ये इस तरीके से जो सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे, अब फोर्स लगने की वजह से उनके अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव की साइड नेगेटिव, तो इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगी।
और अगर ऐसा हुआ तो देखो ये क्या हो गया, ये पोलर बन गया। ये क्या हो गया, पोलर। ये पहले क्या था, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर से ये पोलर में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो फिनोमेना है कि हम नॉन पोलर को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और आती है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनमें रीअरेंजमेंट हुई, यानी कि मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो रही है, इनके चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक्स पोलर और नॉन पोलर, जब भी हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करके रख पाता है। कितनी स्ट्रेंथ हमने फील्ड की अप्लाई की जब तक इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। जहाँ तक ये खुद को विदस्टैंड कर पाता है वहाँ तक हम बोल देंगे उसकी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ से आती है। अब इसमें एक टर्म और देखते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं, देखो जैसे ये था आपका, यहाँ पे हमने फील्ड अप्लाई किया पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव इस साइड चला गया, पॉजिटिव इस साइड चला गया। तो हमें क्या पता है, हमें तो इतना पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फील्ड हमने अप्लाई किया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो बाहर एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया, यानी कि ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव हमने अप्लाई किया ये वाला। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी रीअरेंजमेंट की वजह से नेगेटिव साइड हो गया पॉजिटिव साइड। दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर भी चार्ज तो है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, फील्ड जनरेट हो जाएगा। और कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव यूं करके, यूं एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस फील्ड को हम बोल दें ईपी, ईपी क्यों बोला, मान लिया पोलराइजेशन हुई है, तो पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आया उसको हमने नाम दे दिया ईपी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट फील्ड आएगा वो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल है, इंटरनल जनरेट होने की वजह से हमारा नेट फील्ड रिड्यूस होगा बाय ए स्मॉल अमाउंट। ये जितना भी जनरेट करेंगे तो यहाँ इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आएगी ना, तो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो रिड्यूस होके आ जाएगा। एक टर्म और आते हैं इसमें, जैसे हम बोले ये जो नॉन पोलर था इसमें देयर इज़ नो डाइपोल मोमेंट, लेकिन जैसे हमने फील्ड अप्लाई किया तो ये पोलर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो टीनी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, टाइनी मॉलिक्यूल्स, इनका क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो हमारा ये डाइपोल मोमेंट है P, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका जो हमने फील्ड अप्लाई किया है एक्सटर्नल इस फील्ड के। और यहाँ पे दूसरी बात, जो हमने ये फील्ड अप्लाई किया है, अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और एक होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये आया E इसके बराबर। यहाँ से ये जो आपका अल्फ़ा है, यहाँ से ये जो अल्फ़ा है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ये जो अल्फ़ा है ना यहाँ पे, इस अल्फ़ा की वैल्यू है ये। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स था। अब डाइलेक्ट्रिक्स के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहला है आपका, मान लिया हम सीरीज़ में कनेक्ट करें, हम सीरीज़ में कनेक्ट करें। जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या होगा, देखो जब हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लिया एक कैपेसिटर लिया,
दूसरा फिर यहाँ पे ऐसे करके अटैच कर दिया हमने, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और तीसरा फिर आपका ऐसे करके, यूं करके हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अभी हमने बोल दिया, मान लिया ये पहला है जो ये है C1 नाम रख दिया, सेकंड का C2 रख दिया, थर्ड का C3। अभी इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि कोई पावर सोर्स हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, जिसकी कैपेसिटी है V के बराबर। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे जैसा ही पोटेंशियल अप्लाई होता है सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आया फर्स्ट सेक्शन के लिए वो आपका आ गया, हमने V को बोल दिया V1, और ऐसे ही सेकंड के लिए आ गया आपका V2, और ऐसे ही आपका थर्ड के लिए आ गया V3। तो V1, V2 और V3। अभी यहाँ से करंट जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट जाएगा, मतलब करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर यूँ आपका पॉजिटिव। फिर यहाँ हमने जैसे पढ़ रखा है कैपेसिटर में इंडक्शन एक चीज़ होती है, तो फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। हम बोल दें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इसके ऊपर। तो अभी यहाँ से हम क्या करें, अगर हम नेट देखो करंट तीनों में सेम जाएगा तो चार्ज तीनों पे सेम जाएगा, सिंपल। तो कैपेसिटी अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, देखो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो नेट पोटेंशियल है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अभी हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है C क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, Q बाई C। यहाँ से V क्या आ जाएगा, Q बाई C। अच्छा देखते हैं एक बार, हम बोलते हैं नेट पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया वो V टोटल बोल देते हैं, V हमारा नेट आया जो, वो क्या आया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस कितना है सीरीज़ में, इनका कंबाइंड बोल देते हैं, तीनों का जो कंबाइंड आएगा वो, उसको हमने बोल दिया CS। अच्छा, अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं V1 कितना आया, तो V1 कितना आया यहाँ से Q अपॉन C1। V2 कितना आया, Q अपॉन C2। V3 कितना आया, Q अपॉन C3। तो हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा V इज इक्वल टू था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ऐसे करके। ऊपर से देखो ये जो आपका Q है ये कॉमन हो जाएगा और कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास सिंपल क्या आया, 1 बाई CS का मतलब है सीरीज़ में। जब भी हम सीरीज़ में कैपेसिटर्स को अटैच करते हैं तब हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा, इनका एडिशन करना पड़ेगा 1 बाई करके, यानी कि रेसिप्रोकल का एडिशन करके। तो ये हमारी नेट वैल्यू आई CS, यानी कि सीरीज़ में कैपेसिटेंस जोड़ेंगे तो हमारी नेट वैल्यू रिड्यूस होके आ जाती है। नेक्स्ट है, अगर हम पैरेलल में अटैच करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा, देखते हैं एक बार। देखो पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर यहाँ ले लिया, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, इस तरीके से। अब इस कैपेसिटेंस को हमने अटैच कर दिया, जैसे हम बोल दें यूँ एक कॉमन पॉइंट से, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे करके। तो यूँ करके हमने कैपेसिटर अटैच किए पैरेलल में। तो सिंपल यहाँ क्या होगा, अभी इसको हमने सप्लाई कर दिया पोटेंशियल, ये हमने V पोटेंशियल। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है,
लेकिन जो आपका करंट यहाँ से जाएगा, करंट जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर करंट डिवाइड होगा तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज भी डिवाइड होगा। हमने बोल दिया ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चार्ज आया वो Q1 आया, यहाँ पे जो आया वो Q2 आया, यहाँ पे जो आया वो Q3 आया। हम ऐसे बोल दें ये जो चार्ज आया वो आपका अलग अलग आ गया इस तरीके से, ठीक है। अभी अगर चार्ज अलग अलग आया है लेकिन यहाँ से तो जो चार्ज गया था वो Q के बराबर मान लेते हैं जो टोटल चार्ज गया था, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल तो सेम है, कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है, तो हम क्या बोल दें यहाँ से जो आपका चार्ज गया Q वो किस में टूटा है, वो 3 में टूटा है, Q1 में, Q2 में और Q3, तीनों अलग अलग हो गए ना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा V यहाँ मल्टीप्लाई यानी कि CV। अगर हम टोटल नेट Q निकालें तो हम क्या बोल दें, CP इंटू V, ठीक है। दूसरी चीज़ Q1 क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा C1, पोटेंशियल तीनों में बराबर है तो C1V। Q2 क्या आ जाएगा, C2V, और Q3 क्या आ जाएगा, C3V। तो इनकी वैल्यू अब यहाँ रखते हैं चारों की। Q नेट है हमारा तो ये आया CPV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, C2V और यहाँ C3V। अभी देखो यहाँ पे क्या V यानी कि पोटेंशियल कॉमन आ जाएगा यहाँ से और दो इस साइड से, वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और प्लस C3। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आई नेट। दैट मीन्स क्या है, अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होके आती है। तो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है और सीरीज़ में आपका 1/, करके हम उसको ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को। क्वेश्चन करते हैं एक दो। हमने क्या बोला, जैसे मान लिया ये सीरीज़ है, क्योंकि देखो सीरीज़ उसको बोलते हैं जहाँ पे करंट सेम जाता है, वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। तो इन यहाँ से करंट एंटर करेगा, मान लिया पोटेंशियल अप्लाई करें तो सेम करंट आपका जाएगा तीनों में, तो इसको बोल दिया हमने सीरीज़। तो सीरीज़ में हम जब निकालते हैं नेट तो क्या होता है आपका 1/CS, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, C1 बोल दिया हमने 5 माइक्रोफेरेड, प्लस ये आपका आ जाएगा 1/10 माइक्रोफेरेड, प्लस ये आ जाएगा 1/15 माइक्रोफेरेड। अब तीनों को जब सोल्व करेंगे तो 1/CS बिकम्स इक्वल टू आपका LCM कितना आ जाएगा, हमने बोल दिया LCM आ गया इसका 30, तो ये आ जाएगा 6 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो ये टोटल कितना आ गया 11/30। ये 1/CS है तो CS क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा 30/11 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया ये जो देखो सिंपल क्या है, यहाँ पे पैरेलल है तो पैरेलल में हम CP डायरेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तीनों का सिंपल एडिशन करेंगे तो 5 माइक्रोफेरेड प्लस 10 माइक्रोफेरेड प्लस 15 माइक्रोफेरेड, टोटल कितना आ गया 30 माइक्रोफेरेड। तो देखो यहाँ पैरेलल में अगर हम अटैच करते हैं तो कैपेसिटी आई 30 और यहाँ आ रही है आपका 2 पॉइंट समथिंग इतना। यहाँ तो ओवरऑल क्या होता है, देखो अगर हम सीरीज़ में अटैच करते हैं तो देख लेना, आप चेक करना, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट जो है ना आपके कम्बिनेशन में उससे भी छोटी आती है हमेशा। और यहाँ पे तो सिंपल डायरेक्ट एडिशन है तो इसमें तो हम बड़ी आनी है हमेशा, ये तो हम चेक कर ही सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं एक बार। देखो अगर मान लिया ये वाली अरेंजमेंट हो तो सिंपल क्या है, जैसे इसमें हमने मिक्स कर दिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो C1 C2 आपका सीरीज़ में है तो इनका सीरीज़ में पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, C3 C4 सीरीज़ में है, सीरीज़ में निकाल लो, फिर जो इसका इक्विवेलेंट और C1 C2 का इक्विवेलेंट
और C4 का इक्विवेलेंट जो आएगा वो दोनों पैरेलल में है, फिर उनका डायरेक्ट एडिशन कर दोगे। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सेकेंड हम बात करें तो जैसे मान लिया ये आया, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो कनेक्शन होता है ना ये वाला, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। ये आपका तीनों पैरेलल में अरेंज है, क्योंकि यहाँ पे करंट देखो डिवाइड होके जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड होके जा रहा है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो सिंपल क्या कर दोगे, आपका CP जो आएगा तीनों को ऐड कर दोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। ब्रिज फॉर्मेशन में क्या होता है, ये होता है आपका आगे आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यानी कि इनका रेशियो अगर सेम आ रहा हो, तो क्या हो जाता है, ये जो C5 है ना, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। C5 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि जब ये इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड होने के बाद यहाँ पे कोई करंट नहीं आता, तो इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे, अगर मान लिया मैं इसको C5 को अगर यहाँ से हटा ही दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये C5 हटने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका ये और ये सेम हो जाएगा, फिर आपका एक ही तरीके से C1 C2 आपका सीरीज़ हो गया, ये सीरीज़ हो गया, फिर ये पैरेलल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कैपेसिटर के जो भी आते हैं आपके कम्बिनेशन से। तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।